Good morning, class. As I told you that the relation between alpha and gamma is similar as the relation between beta and alpha. So we already have derived the relation between beta and alpha, the coefficient of superficial expansion and the coefficient of linear expansion. तो जब हमने रिलेशन ड्राइव किया था तो वी ड्राइव द रिलेशन फॉर बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा. हमें रिलेशन बीटा का ड्राइव करना था अल्फ़ा के टर्म्स में. तो सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि हम कौन से डायमेंशंस को लेकर चलेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे. तो जब हमें बीटा का और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन ड्राइव करना है तो बीटा का रिलेशन अल्फ़ा के टर्म्स में करना है. इसी तरह से गामा का रिलेशन भी अल्फ़ा के टर्म्स में करना है. तो स्टार्ट यहाँ पर हमने बीटा से किया था और बीटा से स्टार्ट करने का मतलब सरफेस एरिया का एक कोफिशिएंट है. तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल और फाइनल सरफेस एरिया. तो इसी तरह से जब हम गामा का रिलेशन ड्राइव कर रहे हैं तो हमें क्या किससे स्टार्ट करना होगा, वॉल्यूम से. तो सबसे पहले हम इनिशियल वॉल्यूम फाइंड करेंगे और उसके बाद में फाइनल वॉल्यूम फाइंड करेंगे. तो इस तरह से हम रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं गामा और अल्फ़ा के बीच में. दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो सिम्बल्स हैं वो किसी भी तरह से आप ले सकते हैं, एनी ऑफ द सिम्बल्स यू कैन टेक. जैसे इनिशियल और फाइनल के सिम्बल्स में डिफरेंस, तो जैसे यहाँ पर जो इनिशियल के सिम्बल्स हैं वो नॉट अगर लिखे गए हैं और फाइनल के सिम्बल्स विदाउट नॉट हैं, और हमने जो इनिशियल के सिम्बल्स लिए थे वो डायरेक्ट थे जैसे LBH, और फाइनल के जो सिम्बल्स थे हमारे वो डैश में लिखे थे. तो यहाँ पर हमने जो सिम्बल्स ले रखे हैं, जो हमने ड्राइव किया था उसमें सिम्बल्स हम वैसे ही लेंगे. तो जो इनिशियल वाले हमारे जो सिंबल हैं वो हमने यहाँ लिखा है ओरिजिनल या इनिशियल वॉल्यूम, और वो हमने लिखा है V इज इक्वल टू LBH एंड दिस विल बी द इक्वेशन 1. ओके. तो ये जो इतना मैटर है ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसी से कॉपी करें. बस याद ये रखना है कि इनिशियल के सिंबल डायरेक्ट लिखने हैं और फाइनल के सिंबल में डैश लगा कर लिखना है. और दूसरी बात, हमने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर्स नहीं लिए हैं, बल्कि हमने डायरेक्ट डिफरेंस इन टेम्परेचर लिया है, दैट इज़ डेल्टा T. ओके. तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है. उसके बाद हमने फाइनल वॉल्यूम फाइंड किया है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम से पहले हमने जो डायमेंशंस हैं उनके रिलेशंस को अलग अलग लिख लिया है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम V डैश होगा L डैश B डैश H डैश. तो सबसे पहले बेटर है कि हम L डैश B डैश और H डैश को फाइंड कर लें. तो यहाँ लिखा है L डैश इज इक्वल टू L 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, B डैश इज इक्वल टू B 1 प्लस एल्फा डेल्टा T एंड H डैश इज इक्वल टू H 1 प्लस एल्फा डेल्टा T. फिर हमने क्या किया है, फिर हमने फाइंड किया है फाइनल वॉल्यूम. तो ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है, और फाइनल वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता है होगा V डैश इज इक्वल टू L डैश B डैश H डैश. यहाँ पर आपको L डैश B डैश H डैश की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आपके जो लेंथ ब्रेथ और हाइट हैं वो ये स्टार्टिंग में आ जाते हैं LBH, और ब्रैकेट के अंदर इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिया है. तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टिंग वैल्यू है दैट इज़ 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा T प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब डेल्टा T क्यूब. उसके बाद वही जो हमने पीछे यूज़ किया था कि अल्फ़ा या फिर डेल्टा T बहुत स्मॉल है, सो इनकी जो स्क्वायर और जो क्यूब वाली पावर्स हैं दोज में भी नेग्लेक्टेड. तो हमारे पास सिंगल जो पावर है वो आएगी. तो हमारा रिलेशन बन जाता है V डैश इज इक्वल टू V 1 प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा T. ये इक्वेशन नंबर 2 होगी. उसके बाद जो हमारा रिलेशन ये सेकेंड है, इसको हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से. और इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या लिखा है, जो हमने कांस्टेंट यहाँ 3 अल्फ़ा यूज़ किया था उसको एक अनदर कांस्टेंट गामा से रिप्लेस कर दिया है. बाकी रिलेशन वही है, V डैश इज इक्वल टू V 1 प्लस गामा डेल्टा T. तो जब आप सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तब आपके पास जो रिलेशन आता है वो होगा गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा. ठीक है. यहाँ पर ये रिलेशन है आपका गामा और अल्फ़ा के बीच में, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है दैट इज़ थ्राइस द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. 3 टाइम्स होगा इसका. ठीक है. तो अलग अलग अगर रिलेशंस न्यूमेरिकल में आते हैं तो याद रखना पड़ेगा आपको कि बीटा जो है वो अल्फ़ा का 2 टाइम्स होता है और गामा अल्फ़ा का 3 टाइम्स होता है. अगर कंबाइंड रिलेशन आपको इनके बीच में लिखना पड़े तब बीटा वाले रिलेशन से हमने अल्फ़ा फाइंड किया तो बीटा अपॉन 2, गामा वाले रिलेशन से फाइंड किया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा अपॉन
3। जब हम कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3, या फिर रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। ओके, तो ये भी आपका रिलेशन है। अब हमें क्या करना है, नाउ वन अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज देयर, दैट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो प्रैक्टिकली कहाँ पर अप्लाई होता है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ थ्योरी टाइप ओनली, ये सिर्फ थ्योरी वाला टॉपिक है और आपको एटलीस्ट यहाँ 4 एप्लीकेशंस लिखने होंगे। तो अगर आपसे ये पूछे जाते हैं तो दिस क्वेश्चन विल बी द डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में सबसे पहला जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज़ अ स्मॉल गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जो रेल्स होती हैं, जो पटरियाँ होती हैं ट्रेन की, उसके बीच में गैप छोड़ा जाता है। उनके बीच में गैप रखने का रीज़न क्या होता है, क्यों? क्योंकि वो आयरन की बनी होती हैं और थर्मल एक्सपेंशन हम पढ़ चुके हैं कि थर्मल एक्सपेंशन का मतलब कि टेम्परेचर के साथ साथ जो मेटल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एक्सपेंशन दिखाई देता है। तो ये जो आयरन के बने हुए रेल्स हैं, इनके बीच में अगर गैप नहीं छोड़ा जाता है तो सिचुएशन इज़ शोन हियर। अगर गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो आपको पता है वेदर के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है ये मेटल, तो अगर समर वाला टाइम होगा तो ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी और विंटर वाले टाइम में कंट्रैक्ट होती हैं, तो इनका शेप एक जैसा नहीं रह सकता। और अगर इनके बीच में गैप प्रॉपर होगा तो जो रेल जो व्हील्स होते हैं ट्रेन के, वो इससे स्लिप नहीं हो सकते या उसके बीच के गैप की वजह से किसी भी तरह की जो आउट ऑफ रेल वाली कंडीशन होती है उससे बचा जा सकता है। तो दिस इज़ शोन हियर इन द डायग्राम। डायग्राम आपको बनाना नहीं है, बस आपको ये एप्लीकेशन को क्लियर करने के लिए डायग्राम यहाँ दिखा रखा है। आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। अगर इसका रीज़न पूछा जाता है तो इसका रीज़न आपको ऐसे ही बताना होगा कि थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इनके बीच में एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन हो सकता है और जो ट्रेन है उसको डिरेल होने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड में दिखा रखा है यहाँ पर, द आयरन रिंग टू बी पुट ऑन द रिम ऑफ अ कार्ट व्हील इज़ ऑलवेज ऑफ स्लाइटली स्मॉलर डायमीटर देन दैट ऑफ द व्हील। तो ये भी अगर आपको पता हो देन इट इज़ गुड कि जो रिम होता है उस पर जो कार्ट व्हील का जो रिम है उसके ऊपर अगर आयरन रिंग को चढ़ाना है तो आयरन रिंग जो है वो उस रिम से छोटे साइज़ का लिया जाता है। यहाँ पर ये दिखा भी रखा है, ये जो है ये बड़े साइज़ का है, ये छोटे साइज़ का है। तो ये रिम है, इस पर ये आयरन रिंग को चढ़ाना है। तो आयरन रिंग को चढ़ाने के का जो तरीका होता है, जो मेथड है वो क्या है कि आयरन रिंग को पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद कार्ट व्हील पर लगाया जाता है और उससे क्या होता है जब वो ठंडा होता है तो कंट्रैक्शन की वजह से जो कार्ट व्हील है उसको बहुत अच्छे से ग्रिप कर लेता है। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो ये थर्मल एक्सपेंशन का ही एग्जाम्पल है कि उसको जब हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगा रिंग, और जब टेम्परेचर कम होगा तो अपने आप से वो फिक्स हो जाता है व्हील के ऊपर। तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं करना है आपको, बाई चांस अगर एक्सप्लेनेशन आ जाता है तब आपको यू शुड बी एबल टू राइट दिस, ओके। और डायग्राम्स भी आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड एप्लीकेशन हो गया। फिर आते हैं थर्ड एप्लीकेशन पे। इसका कोई डायग्राम मैंने नहीं दिखा रखा है यहाँ पर। थर्ड एप्लीकेशन में दे रखा है कि क्लॉक पेंडुलम्स आर मेड ऑफ इनवार। जो इनवार यहाँ लिखा है वो इनवार जो है INVAR, इनवार एक एलॉय का नेम होता है। इनवार एक एलॉय है, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, क्लॉक के पेंडुलम्स को बनाने में। तो क्लॉक के जो पेंडुलम्स होते हैं उनमें पता है आपको कि ये इस तरह से जो वाइब्रेट करते हैं, तो इसमें क्योंकि टाइम पीरियड का एक रिलेशन अगर आपको पता है 9th क्लास में भी यूज़ होता है, और अगर नहीं पता है तो आगे जाकर आप ऑसिलेशन एंड वेव्स में स्टडी करेंगे। ये रिलेशन होता है T=2π√L/G। तो इसमें 2π और G तो कांस्टेंट है, तो T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो लेंथ में अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो सीधा टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो क्लॉक है वो सही टाइम नहीं देगी।
तो इनवार से बनाने का इफ़ेक्ट ये होता है कि इनवार जो एलॉय है वो टेम्परेचर के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो बहुत कम है। तो जब टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव नहीं है तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो ये पेंडुलम है इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होती है। अगर ये मेटल से बना होगा या किसी भी ऐसी मटेरियल से बना होगा जो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है तो उसकी लेंथ में चेंज होगा, और लेंथ में चेंज होने से टाइम पीरियड वेदर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो जो क्लॉक है वो अलग अलग टाइम अलग अलग वेदर में बताएगी। ओके, सो इसका रीज़न ये है, ये कभी कभी रीजनिंग में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ, स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन द गर्डर्स यूज्ड फॉर सपोर्टिंग ब्रिजेस। ये भी बिल्कुल रेल्स जैसा केस है कि आपने देखा होगा यहाँ ये छोटा सा एरो लगाकर ये दिखा रखा है, ये बीच में एक छोटा सा गैप दे रखा है। जो गर्डर्स बनाए जाते हैं ब्रिजेस को सपोर्ट करने के लिए, उनमें भी ऐसा ही होता है कि एक छोटा सा गैप बना दिया जाता है, स्पेस छोड़ दिया जाता है। और उसका रीज़न भी क्या होता है कि अगर बाई चांस वो किसी भी सीज़न के अकॉर्डिंग टेम्परेचर में चेंज आता है तो ऐसा ना हो कि वो एक्सपेंड होने के साथ साथ उस जगह से वहाँ पर ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए, या फिर अगर उनमें कंट्रैक्शन होता है तब भी सेम सिचुएशन होगी। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो रेल्स वाला केस है और जो गर्डर्स वाला है वो तो बहुत प्रैक्टिकल केस है, आपने देखा ही होगा अपने आसपास। तो ये 4 एप्लीकेशंस आपके थर्मल एक्सपेंशन के हैं। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे अगर बॉटल के नेक में अगर कुछ फंस जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए उसको गर्म करके निकालते हैं। तो ये बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं सारे थर्मल एक्सपेंशन पर बेस्ड हैं। इनमें से मोस्टली आपसे 4 एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है यहाँ पर वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी में क्या चेंजेस आते हैं। तो आपको दोनों जो यहाँ पर फैक्टर्स हैं टेम्परेचर और डेंसिटी वो बहुत अच्छे से पता है कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा, तो आपने सॉलिड्स के बारे में या लिक्विड्स के बारे में यही पढ़ा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स या बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं, थर्मल एक्सपेंशन अपने आप में ही ये बता रहा है कि वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़। वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, क्योंकि कोई चीज़ अगर एक्सपेंड होती है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है, उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी। तो मोस्टली सारी चीज़ों में यही होता है, एक वाटर को छोड़कर, वाटर का कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये प्रूव करना है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ डेंसिटी कैसे डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हमने ये इसको एक्सप्लेन कर दिया है। डेरिवेशन है एक छोटा सा, एक रिलेशन भी है इसके लास्ट में। व्हेन अ गिवन मास ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज हीटेड, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज इफ वी एंड वी डैश आर द वॉल्यूम्स। एंड ये सिंबल जो मैंने यहाँ बना रखा है पी, ये पी सिंबल नहीं है बल्कि ये सिंबल रो है। इसको आप इस तरह से बनाएंगे, रो। तो रो एंड रो डैश आर द डेंसिटीज ऑफ अ गिवन मास एम। मास एम ले रखा है एट टेम्परेचर टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है कि व्हेन अ गिवन मास ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज हीटेड, वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये कुछ किसी टेम्परेचर की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक के लिए होता है, उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। जैसे वाटर के लिए 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक डेंसिटी इंक्रीज होगी, उसके बाद डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो टी एंड टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर्स हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा है यहाँ पर जो वॉल्यूम का रिलेशन अभी आपने स्टडी किया है कि फाइनल वॉल्यूम वी डैश इज इक्वल टू वी वन प्लस, ये सिम्बल्स का ध्यान रखिएगा क्योंकि मेरे पास जो सिम्बल्स अवेलेबल थे वही मैंने बनाए हैं। ये गामा का सिम्बल है जो आप पढ़कर आए हैं, वी डैश इज इक्वल टू वी वन प्लस गामा डेल्टा टी, और ये सिम्बल आपका रो डेंसिटी का है, पी सिम्बल नहीं है। फिर आपने वॉल्यूम को ब्रेक कर लिया है मास और डेंसिटी में। तो वॉल्यूम के प्लेस पर आपने लिखा एम अपॉन, ये आपका वी डैश आ रहा है तो आपने यहाँ पर लिखा है एम अपॉन, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस साइड में आएगा आपका डैश और ये साइड जो है विदाउट डैश आएगी। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आ जाता है आपका रो डैश इज इक्वल टू रो और 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो
तो ये आ जाता है आपका, क्योंकि यह न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में लेकर आए हैं, तो ये जो पावर है ये अपॉन में आ रही थी, इसलिए यहाँ पर 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 होगी। अपॉन से इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा। तो रिलेशन आपका बन जाता है, ये जो है वो बाइनोमियल एक्सपेंशन कहलाता है, कि जो भी पावर लिखी होती है उस पावर से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका बता रहा है, ये फाइनल डेंसिटी है, ये इनिशियल डेंसिटी है, ये डेल्टा टी टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है। तो अगर टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज होता है, डेल्टा टी अगर इंक्रीज़ होगा तो ये वैल्यू माइनस में इंक्रीज़ होगी, और इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़। तो क्लियरली द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था ये आपका फिनिश हो गया है, टेम्परेचर का इफेक्ट डेंसिटी पर। अब हम एनोमेलस एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं कल से। ओके, थैंक यू।